to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अब चलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ एक याचिका लगाकर अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से हटाने की मांग की गई थी। दलील दी गई कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं, ऐसे में वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। अदालत ने 28 मार्च को ये याचिका खारिज कर दी और कहा इस मामले में न्यायपालिका के दखल की ज़रूरत नहीं है। अब केजरीवाल के ही मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट चलते हैं। यहाँ भी 28 मार्च को एक सुनवाई हुई केजरीवाल की रिमांड को लेकर। ईडी की रिमांड 28 मार्च को खत्म हो रही थी, लिहाजा जांच एजेंसी ने 7 दिन की और रिमांड मांगी, पर अदालत ने 4 दिन की रिमांड दी, यानी अब 1 अप्रैल तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे। केजरीवाल की तरफ से इस मामले में पेश हुए वकील रमेश गुप्ता और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि ये केस 2 साल से चल रहा है। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को पहला केस दर्ज किया। 5 दिन बाद यानी 22 अगस्त को ईडी ने दर्ज किया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और ईडी ने 25,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की, पर अभी तक किसी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं पाया। केजरीवाल के पक्ष में दी गई और 3 बड़ी दलीलें क्या रही, सुनते हैं। पहली, हम पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना कह चुके हैं कि मनी ट्रेल का सबूत नहीं है। दूसरी दलील, मेरी गिरफ्तारी 4 अभियुक्तों के बयान के आधार पर हुई, जो बाद में गवाह बने, फिर उन्हें बेल दे दी गई। क्या इन 4 लोगों के बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी हैं? तीसरी दलील, मैं अपनी रिमांड का विरोध नहीं कर रहा, जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की जांच के लिए तैयार हूँ। ये 3 अहम दलीलें। ईडी की ओर से SV राजू ने क्या कहा, ये जानते हैं। पहली बात, केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड किए गए, लेकिन वो पूछताछ में ईडी का सहयोग नहीं कर रहे। दूसरी दलील, केजरीवाल तमाम डिवाइस के पासवर्ड नहीं बता रहे, इस वजह से केस से जुड़े डिजिटल डेटा एक्सेस को नहीं कर पा रही एजेंसियां। तीसरी दलील, आम आदमी पार्टी ने घूस लिया और इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया। हवाला के जरिए पैसा गोवा चुनाव में दिया गया। मामला जांच के स्टेज पर है और पूछताछ की ज़रूरत है। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने ईडी की बात पर जवाब देते हुए कहा कि हम जांच में सहयोग करें, लेकिन अपने हिसाब से हम सहयोग ईडी के हिसाब से नहीं कर सकते। वकील रमेश गुप्ता ये भी बोले, ईडी हम पर फ़ोन का पासवर्ड देने के लिए दबाव नहीं बना सकती। मैं अदालत का ही वो फैसला सामने रख सकता हूँ जो आरोपी को ये हक देता है कि वो कुछ ना बोले, साइलेंट रहे। रमेश गुप्ता ये बोल रहे थे कि तभी जज कावेरी बावेजा ने सख्त लहजे में कहा, आवाज़ धीमी रखिए। रमेश गुप्ता तब शांत हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने का फैसला दिया। अदालत में केजरीवाल ने हैदराबाद के बिजनेसमैन P शरत चंद्र रेड्डी का भी मामला उठाया। ये क्या मामला है, जानते हैं। रेड्डी को 10 नवंबर 2022 को ईडी ने कथित शराब घोटाले के केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप लगा रेड्डी उस साउथ ग्रुप का हिस्सा थे जिसने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए और उसका इस्तेमाल पार्टी ने गोवा चुनाव में किया। गिरफ्तारी को करीब 6 महीने बीते थे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 मई 2023 को रेड्डी को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी। फिर 1 जून 2023 को रेड्डी सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बयान दर्ज कराया, जिसके आधार पर ईडी ने आरोप लगाया कि इस कथित स्कैम में केजरीवाल किंग पिन थे। जब रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया था उस वक्त वो अरविंदो फार्मा लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे, अब नहीं है। अरविंदो फार्मा वही कंपनी है जिसने अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी की गिरफ्तारी से पहले और उसके बाद इस अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को 34 करोड़ 50 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। इसमें 30 करोड़ रुपए के बॉन्ड रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद दिए गए। हालांकि ऐसा नहीं कि अरविंदो फार्मा ने सिर्फ बीजेपी को ही चंदा दिया। अप्रैल 2021 में कंपनी ने 2.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड तेलुगु देशम पार्टी को दिए। फिर अप्रैल 2022 में कंपनी ने 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और ये सभी तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति यानी BRS को दिए गए, जो उस समय सरकार चला रही थी वहाँ पे। केजरीवाल ने कोर्ट में रेड्डी का नाम उठाते हुए कहा कि अरविंदो फार्मा ने जो बॉन्ड खरीदे उनकी डिटेल्स कोर्ट में मंगाई जाए। कहा कि ईडी का मकसद होता है केस लगाना और फिर धमकी देकर पैसे इकट्ठे करवाना। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस हियरिंग में कोर्ट में पहुंची थी। एक दिन पहले 27 मार्च को उन्होंने एक बयान में कहा था कि केजरीवाल 28 तारीख को कोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़ा एक बड़ा खुलासा करेंगे। हालांकि केजरीवाल ने अदालत में ऐसा कुछ नहीं कहा। अदालत जाते समय जरूर वो बोले, सुनते हैं। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। दूसरी तरफ इस मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। अगर आप में रत्ती भर नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा इसलिए भी दीजिए, जो 1.5 करोड़ दिल्ली की जनता है उसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री की होती है और जेल में रहकर आपको नियमों का पालन करना है। त्वरित आप कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, आप कोई बैठक नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जनता की सेवा कैसे करेंगे? दूसरी बात जो बड़ी अहम है, अरविंद केजरीवाल सबको ठगते हैं। उन्होंने जो बात अभी तक कही है सार्वजनिक जीवन में उसका विपरीत किया है। आपको पता ही है केजरीवाल ने ईडी की अरेस्ट और साउथ
राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड वाले फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती दे रखी है। 27 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कोई फौरी राहत नहीं मिली। कि अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी अरुणाचल प्रदेश से है और चुनाव से संबंधित है। यहाँ पर 19 अप्रैल को राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 27 मार्च यानी बुधवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत बीजेपी के 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया अलग अलग सीटों पर इनके विरोध में किसी ने अपना पर्चा नहीं भरा, यानी बीजेपी की इन सीटों पर जीत पक्की है, निर्विरोध। ये सीटें और प्रत्याशी कौन से हैं? मुक्तो विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सगाली सीट से रातू तेची, ताली से जिक्के ताको, तलिहा से न्यातो डुकोम और रोइंग से मुच्चू मीठी। बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने का दावा किया। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने इस मामले पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया भी जताई। अरुणाचल प्रदेश में सभी 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली बीजेपी इकलौती पार्टी है। कांग्रेस ने 34 और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने 29 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं। 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी ने 41 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। लोकसभा की 2 सीटों के लिए जो चुनाव होने वो अरुणाचल पश्चिम पर और पूर्व में होने। पश्चिम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं मैदान में और पूर्व से बीजेपी के मौजूदा सांसद तापिर गाओ को मौका दिया गया है। अब दूसरी सुर्खी का रुख करते हैं। 27 मार्च को आई इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने जारी की थी। इसके मुताबिक देश के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि विदेशी एजेंसियों की रेटिंग पर निर्भर रहना हमारी गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। देश में 6 करोड़ 40 लाख लोगों ने EPFO में यानी PF के लिए रजिस्टर करवाया है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। 34 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन का लाभ लिया है। ये दिखाता है कि आबादी नौकरी करने से भी आगे बढ़कर नौकरी देने वाली भूमिका में आ रही है। रिपोर्ट में क्या था, संक्षेप में जान लीजिए। बताया गया कि बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। भारत के कुल बेरोजगार लोगों में साल 2022 में 65.7% शिक्षित युवा रहे, जबकि साल 2000 में ये हिस्सेदारी 54.2% थी। इस रिपोर्ट पर हमने विस्तार से वीडियो स्टोरी की है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स की। गोविंदा आला रे, शिवसेना में आला। जी सही समझे, गोविंदा ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ज्वाइन कर ली है। 28 मार्च को वो एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे थे। तभी से कयास लगने शुरू हो गए थे कि ऐसी खबर आ सकती है, और फिर कुछ ही घंटे बीते थे कि गोविंदा ने पार्टी ज्वाइन कर ली। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा सीट से आगे चुनाव लड़ते भी दिख सकते हैं। गोविंदा की पॉलिटिक्स में ये दूसरी पारी है। इससे पहले 2004 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ा था और वहाँ से हराया था राम नाईक को, जो उस समय एक बड़ा नाम हुआ करते थे। इसके बाद गोविंदा ने आगे चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति छोड़ दी, फिल्मों में वापस आए थे। फिल्मों में उनकी दूसरी पारी उतनी सफल नहीं रही जितनी पहले रही थी। अब एक बार फिर से उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी दूसरी पारी का आगाज़ किया है, कमबैक किया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर दिन की बनी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर से बीजेपी सांसद दिलीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में घोष ने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे गंभीर मसला माना है, इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है और घोष को इस मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 29 मार्च तक उन्हें इस मामले में जवाब देना है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिलीप घोष को ये कहते हुए सुना गया कि जब दीदी गोवा जाती हैं तो वो गोवा की बेटी बन जाती हैं, जब त्रिपुरा जाती हैं तो कहती हैं कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ, अब वो तय करें कि आपका पिता कौन है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब घोष पर यह FIR दर्ज हुई है। ये बात जो दिलीप घोष की तरफ से कही गई कथित तौर पे ये बात सामने आती है और फिर हमको आपको याद आती है राजनीतिक शुचिता की, जो इन दिनों गुम सी नज़र आ रही है, जो ना तो दिलीप घोष के शब्दों में दिखी ना दिखी थी सुप्रिया श्रीनेत के शब्दों में। कांग्रेस की नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, जिनके सोशल मीडिया हैंडल से बीते दिनों कंगना रनौत के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कंगना रनौत जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। अगली सुर्खी के लिए बिहार चलना होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने इस बात का ऐलान करा है। इससे पहले तक एआईएमआईएम की योजना बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की थी। अब इसमें 5 सीटें और जोड़ लीजिए। कौन सी 5 सीटें? काराकाट, पाटलिपुत्र, शिवहर, दरभंगा और गोपालगंज। साथ ही पार्टी सीवान के बाहुबली रहे दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना को लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन भी देगी। एआईएमआईएम ने कहा है कि अगर हिना निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का तो एआईएमआईएम की तरफ से उनको समर्थन प्राप्त रहेगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कुल 40 नाम है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है आजम खान का। आजम खान जो समाजवादी पार्टी के पुराने दिग्गज नेता रहे हैं और अभी सीतापुर की जेल में बंद हैं। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट समाजवादी पार्टी ने अब जारी की है उसमें आजम का नाम तो है ही, साथ में नाम है अखिलेश यादव का, शिवपाल यादव का, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव और तमाम अन्य नेताओं का। धर्मेंद्र यादव का नाम इस लिस्ट में नहीं है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।